प्यारे बच्चों, मैं आप सबों का पिस्टल सीरीज में स्वागत करता हूं। हमारी टीम ईडूसंधान पिस्टल सीरीज के तहत बिहार दरोगा प्रारंभिक परीक्षा के लिए लेटेस्ट प्रैक्टिस सेट उपलब्ध करा रही है। यह प्रैक्टिस सेट एकदम लेटेस्ट है और जो परीक्षाएं होगी 2023 में बिहार दरोगा की बहुत जल्दी वैकेंसीज आने वाली है, उसके लिए यह काफी कारगर साबित हो। इस सीरीज के तहत ऑलरेडी 2 प्रैक्टिस सेट उपलब्ध कराया जा चुका है। अगर आपको यह प्रैक्टिस सेट चाहिए तो आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ जो भी प्रैक्टिस सेट होंगे उनका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ईडूसंधान टेस्ट सीरीज से प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो सेशन में हम प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को देखेंगे और इस प्रैक्टिस सेट के लिए कट ऑफ 65 से 70 के बीच में रखा गया है। अगर आपको इसके बीच मार्क्स आ रहे हैं तो आपकी तैयारी बहुत ही जबरदस्त है और आप दरोगा बनने के एकदम सही मार्ग पे हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आगने वाले समय में आपको ऐसे ही बहुत सारे प्रैक्टिस सेट फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे चैनल पर उपलब्ध कराई जाएगी। आज के लिए पहला प्रश्न लिया गया है, निम्नलिखित में से वह राज्य क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा मिजोरम के साथ नहीं लगी हुई है। ऑप्शन दिया गया है नागालैंड, म्यांमार, असम और त्रिपुरा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नागालैंड। मिजोरम भारत के नॉर्थ ईस्ट पार्ट में अवस्थित है। नॉर्थ ईस्ट में 7 राज्य मिलकर भारत के सेवन सिस्टर्स का निर्माण करती है। हम आपको मैप पे दिखाते हैं। मैप पे आप देखेंगे तो मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, असम और अरुणाचल प्रदेश, ये 7 राज्य मिलकर सेवन सिस्टर ऑफ इंडिया का निर्माण करता है। इसको याद करने के लिए ए स्क्वायर एम क्यू टी एन से आप याद कर सकते हैं। ए स्क्वायर से अरुणाचल प्रदेश असम आ जाएगा, एम क्यू से मणिपुर, मेघालय और मिजोरम आ जाएगा, टी से त्रिपुरा और एन से नागालैंड। तो आपका प्रश्न दिया गया था मिजोरम से संबंधित, तो मिजोरम इधर से देखेंगे तो ये त्रिपुरा से सटा हुआ है, फिर इधर से मणिपुर से और ऊपर से आसाम से सटा हुआ है। जबकि नीचे से बात करते हैं तो यहाँ पे अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा यह म्यांमार के साथ बनाती है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा नागालैंड, जिसको नागालैंड से सटा नहीं हुआ है, जो कि आपको यहाँ दिख रहा होगा। नागालैंड यहाँ है और मिजोरम यहाँ पे है। अगला प्रश्न है, हर घर नल जल वाला देश का पहला जिला कौन बन गया है। ऑप्शन दिया गया है पूर्णिया, बुरहानपुर और मंडला, रियासी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बुरहानपुर। बुरहानपुर हाल ही में भारत के वैसा जिला बना है जो कि हर घर में नल का जल सप्लाई पहुंचा चुका है। बुरहानपुर मध्य प्रदेश राज्य का एक जिला है। अगला प्रश्न है, सीडी से डेटा पढ़ने और लिखने दोनों में प्रयुक्त किए जाने वाला यंत्र निम्नलिखित में कौन सा है। ऑप्शन दिए गए हैं मोडेम, स्कैनर, सीडी रोम ड्राइव और सीडी राइटर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सीडी राइटर। सीडी राइटर एक ऐसा यंत्र होता है जो कि सीडी से डेटा पढ़ने और लिखने दोनों के लिए यह प्रयुक्त होता है। अगला प्रश्न यहाँ लिया गया है, किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत समाज के समाजवादी ढांचे की स्थापना का संकल्प लिया गया था। ऑप्शन लिए गए हैं द्वितीय पंचवर्षीय योजना, प्रथम पंचवर्षीय योजना, तृतीय पंचवर्षीय योजना और चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे भारत की द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1 अप्रैल 1956 से लेकर 31 मार्च 1961 तक था। यह योजना प्रोफेसर पीसी महान लोविस के मॉडल पर आधारित थी। इस योजना का मूलभूत उद्देश्य देश में औद्योगिकरण की प्रक्रिया प्रारंभ करना था। वर्ष 1956 में घोषित औद्योगिक नीति में समाजवादी ढंग से समाज की स्थापना को स्वीकार किया गया। तो इसी का उल्लेख आपको द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किया गया था। अगला प्रश्न है, दर्पण में यदि कोई 7 फुट का आदमी अपना पूरा प्रतिबिंब देखना चाहता है तो दर्पण की निम्नतम ऊंचाई कितनी फुट की होनी चाहिए। ऑप्शन दिए गए हैं 14 फुट, 7 फुट, 3.5 फुट और 5 फुट। हम जानते हैं कि दर्पण में किसी भी चीज का प्रतिबिंब बनने के लिए दर्पण की जो ऊंचाई मिनिमम ऊंचाई होनी चाहिए ऑब्जेक्ट का, वह हाफ होनी चाहिए। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, आदमी है और उसकी ऊंचाई कितनी है, 7 फुट है। तो 7 फुट का हाफ कीजिएगा तो 3.5 फीट, अर्थात इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3.5 फीट। अब यहाँ प्रश्न है, ड्रमलिन का आकार कैसा होता है। ऑप्शन दिए गए हैं एक संकरी घाटी की तरह, एक पिरामिडीय चोटी की तरह, अंडाकार पर्वत की तरह, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंडाकार पर्वत की तरह।
यहाँ पे जब हिमनद का निक्षेपण उल्टा नाव के समान हो जाता है, उस केस में ड्रमलिन का निर्माण होता है। आप देख सकते हैं फिगर से, ड्रमलिन का आकार कैसा है? अंडाकार पर्वत की तरह है। 7वां प्रश्न यहाँ पे, भारत ने 2025 से हरित ऊर्जा के निर्यात हेतु किस देश के साथ समझौता किया है? ऑप्शन दिए गए हैं मलेशिया, कतर, सिंगापुर और इंडोनेशिया। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिंगापुर से हाल ही में भारत ने हरित ऊर्जा के क्षेत्र में समझौता किया है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, कंप्यूटर भाषा जावा किसके लिए उपयोगी है? ऑप्शन दिए गए हैं शिक्षा, व्यावसायिक अनुसंधान, गणितीय गणना, इंटरनेट या डब्ल्यू के लिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंटरनेट या डब्ल्यू के लिए। जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भाषा है जो विभिन्न विशेषताओं के कारण इंटरनेट या वर्ल्ड वाइड वेब डब्ल्यू के लिए उपयुक्त भाषा है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। 9 में पूछा गया है, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के अध्यक्षों का चयन कौन करता है? ऑप्शन दिया गया है बैंक बोर्ड ब्यूरो, भारतीय रिजर्व बैंक, केंद्रीय वित्त मंत्रालय और संबंधित बैंक का प्रवर्धन। इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बैंक बोर्ड ब्यूरो। बैंक बोर्ड ब्यूरो द्वारा ही इन सारे पदों के अध्यक्ष का चयन किया जाता है, जिसे अंतिम रूप से भारत सरकार उसे नियुक्त करती है। अगला प्रश्न है, फ़ारेनहाइट पैमाना में हिमांक तथा भाप बिंदु की दूरी को कितने बराबर भागों में बांटा गया है? ऑप्शन है 100, 180, 212 और यहाँ 80 है। आप जानते होंगे फ़ारेनहाइट का मिनिमम पैमाना क्या होता है? मिनिमम इसका होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। जबकि बात करते हैं मैक्सिमम स्केल का, तो मैक्सिमम इसका होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब यहाँ पूछा गया है, यह एक स्केल है। यहाँ पे क्या है, 32 से स्टार्ट हो रहा है और 212 पे खत्म हो रहा है। तो ये जो है कितने बराबर भागों में है? इसको ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे हम? 212 में से 32 को हम हटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 180। अर्थात इसका सही उत्तर हो जाएगा 180 बराबर भागों में बांटा गया है। इसी प्रकार से प्रश्न आपको सेंटीग्रेड के लिए भी पूछा जा सकता है, केल्विन से भी पूछा जा सकता है। तो आपको याद रखना है न्यूनतम पैमाना और अधिकतम पैमाना, और दोनों का डिफरेंस निकाल देना है, वही हो जाएगा उसके बराबर भागों में बांटने की संख्या। अगर आपको यह वीडियो सेशन अच्छा लग रहा हो तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को हमारे चैनल से जरूर जोड़िए। अगला प्रश्न दिया गया है, एक वर्ग में एक वृत्त उत्कीर्ण है, यदि उस वर्ग के विकर्ण की लंबाई 14√2 सेंटीमीटर है तो उस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? ध्यान देंगे, यहाँ पे एक वर्ग है, इसके अंदर में एक वृत्त को डाला गया है और दिया गया है वर्ग का विकर्ण दिया हुआ है 14√2 सेंटीमीटर। हम जानते हैं वर्ग का विकर्ण क्या होता है, √2 इंटू भुजा होता है। तो आप देखेंगे यहाँ √2 से 2 कट गया तो भुजा का लंबाई कितना हो जाएगा? 14। हम जानते हैं वर्ग की सारी भुजाएं बराबर होती है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की भी लंबाई कितनी होगी? 14 ही होगी। आप गौर कर रहे होंगे, ये जो यहाँ मिलान बिंदु है, ये क्या हो जाएगा? इसका यह रेडियस है, ठीक है। तो अर्थात अगर हम रेडियस निकालेंगे तो भुजा का क्या हो जाएगा? ये हाफ हो जाएगा, तो 14/2 बराबर 7 सेंटीमीटर इसका रेडियस हो जाएगा। अब पूछा गया है इसका क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। तो 22/7 गुने 7 गुने 7, 7 से 7 कट गया, 7 गुने 14 1 15, यानी 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर इसका सी सही। अगला प्रश्न है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में भारत का स्थान कौन सा था? ऑप्शन दिए गए हैं 87वां, 84, 101 और 192। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 87। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में पहला स्थान मिला है इसमें जापान को। अगला प्रश्न लिया गया है, मैराथन दौड़ की दूरी कितनी होती है? ऑप्शन दिए गए 26 मील 385 गज, 28 मील 374 गज, 26 मील 300 गज और इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 26 मील 385 गज। अब यहाँ बताते चले, अगर आप इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आपको यह आएगा 42.195 किलोमीटर। तो कभी कभी किलोमीटर में भी पूछ देता है, तो इसे याद रखेंगे। अब अगला प्रश्न लिया गया है, निम्नलिखित में से कौन मुद्रास्फीति के नियंत्रण का विधि नहीं है? ऑप्शन लिए गए हैं मांग पर नियंत्रण, मुद्रा की पूर्ति पर नियंत्रण, ब्याज दर को कम करना और वस्तुओं का राशनिंग। इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्याज दर को कम करना। ब्याज दर को कम करके मुद्रास्फीति को आप नियंत्रण नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ब्याज दर को कम करने का परिणाम तरलता तथा उपभोग में वृद्धि के रूप में होगा, जो मुद्रास्फीति को और बढ़ाएगा। ठीक है, यह नियंत्रण नहीं करेगा जबकि इसको बढ़ाएगा।
अगला प्रश्न है यहाँ पे, एक व्यक्ति किसी झील में एक पत्थर फेंकता है। एक बार पत्थर के जल में डूबने के बाद यानी पूरी तरह से जब वह सबमर्ज हो जाती है, तो उस पर लगने वाला उत्प्लावन बल का क्या असर होगा? ऑप्शन दिए गए हैं, बढ़ता जाएगा, घटता जाएगा, एक समान रहेगा, पहले घटेगा और फिर बढ़ेगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक समान रहेगा। ऐसा क्यों होता है? चलिए आपको बताते हैं। यहाँ पे मानते हैं एक यहाँ पत्थर है, इसको जो है पानी में डुबाया जाता है। हम जानते हैं उत्प्लावन बल का मान क्या होता है? वी रो जी, जहाँ पे वी क्या होता है? वॉल्यूम होता है यानी विस्थापित आयतन होता है, जबकि रो जो होता है द्रव का घनत्व होता है और जी यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल है। तो जैसे-जैसे यहाँ पे पहले यहाँ पे इसको यहाँ पानी में डाला गया तो पहले यह इतना भाग डूबा, ठीक है? तो पहले यह इतना भाग डूबा तो अर्थात वॉल्यूम यहाँ पे क्या था? यहाँ मान लेते हैं वॉल्यूम यहाँ पे 2 है, ठीक है? तो यहाँ पे और जैसे-जैसे तो फिर यहाँ पे आया तो यहाँ पे वॉल्यूम क्या हो जाएगा? इसका 4 हो गया। तो जैसे-जैसे यह डूब रहा है, वैसे वो इसका क्या है? आयतन जो है बढ़ता जा रहा है। तो जैसे ही आयतन बढ़ेगा तो इस पर लगने वाला जो उत्प्लावन बल है, वो भी क्या होगा? इंक्रीज़ होगा। लेकिन प्रश्न में पूछा गया है कि एक बार यह पूरी तरह से डूब जाता है, अर्थात यहाँ पे यह पानी है और पानी की यह नीचे यहाँ पे पूरी तरह से चला हुआ है। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे ही ये पूरा डूब जाएगा तो कितना भी यह नीचे की ओर जाएगा, इसका आयतन क्या होगा? यह नियत रहेगा, नहीं बदलेगा। यही कारण है कि जैसे-जैसे वह और हम भी यह भी जानते हैं कि उसका क्या है? घनत्व भी क्या होगा? नियत होगा और इस केस में पानी के नीचे डूबने के बाद उसका वॉल्यूम भी क्या हो जा रहा है? नियत हो जा रहा है। तो और जी का मान तो यहाँ नियत है ही, तो यहाँ पे उत्प्लावन बल क्या हो जाएगा? नियत हो जाएगा, ना ही घटेगा, ना ही बढ़ेगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन स्थानांतरित चट्टान नहीं है? ऑप्शन दिए गए हैं, स्लेट, शिस्ट, हाइराइट और डायोराइट। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डायोराइट। ताप एवं दबाव के कारण आग्नेय तथा अवसादी चट्टानों के संगठन तथा स्वरूप में परिवर्तन या स्थानांतरण हो जाता है, इसे स्थानांतरित चट्टान कहते हैं। यह सर्वाधिक कठोर चट्टान है तथा इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। आपके ऑप्शन ये भी रहेंगे, कौन से चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं, तो आपको इसे याद रखना है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2023 के लिए ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ऑप्शन दिए गए हैं, चीन, भारत, रूस और दक्षिण अफ्रीका। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण अफ्रीका। 2023 के लिए ब्रिक्स की मेजबानी दक्षिण अफ्रीका करेगा। हम बात करते हैं ब्रिक्स की स्थापना का, तो इसकी स्थापना 2009 में हुई थी और इसका मुख्यालय शंघाई है। इसमें जो है 5 सदस्य देश शामिल है। अगला प्रश्न है, अपूर्वी चंदेला का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन दिए गए हैं, निशानाबाज, फुटबॉल, क्रिकेट और हॉकी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निशानेबाज। और ये भी बताते चले, अपूर्वा चंदेल एशियाई कांस्य पदक विजेता है। अब यहाँ प्रश्न पूछा गया है, भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किया जाता है। ऑप्शन दिए गए हैं, विभिन्न राज्यों के प्रति व्यक्ति आय के आधार पर, परिवार के उपभोग व्यय के आधार पे, परिवार के औसत आय के आधार पे और ऑप्शन डी में दिया गया है, देश के मलिन बस्तियों की जनसंख्या के आधार पे। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परिवार के औसत आय के आधार पे। सॉरी, इसका बी होगा ना, तो बी यहाँ पे ऑप्शन में क्या है? परिवार के उपभोग और व्यय के आधार पे, ठीक है? ये औसत आय के आधार पे नहीं होगा, ठीक है? यहाँ पे ऐसा इसलिए होता है, देखेंगे, भारत में निर्धनता के आकलन हेतु नीति आयोग द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष पर राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन, जिसे एनएसएसओ कहते हैं, द्वारा संग्रहित परिवार आधारित उपभोग व्यय के आंकड़े का उपयोग किया जाता है, ठीक है? तो यहाँ ऑप्शन में यही पूछा गया था, उपभोग व्यय। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा असत्य है, आपको यहाँ पे चुनना है। ऑप्शन दिए गए हैं, विद्युत सेल में क्या होता है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण। फिर वाष्प इंजन में क्या है? ऊष्मीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन। बिजली का पंखा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण और माइक्रोफोन विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरण। चलिए आप ऑप्शन एक में देखिएगा, विद्युत सेल में क्या होता है? वहां पे रासायनिक ऊर्जा जो होता है, सल्फ्यूरिक एसिड जो भी वहां पे, नाइट्रिक एसिड जो भी कुछ होता है, उसका क्या होता है? विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण होता है। यहाँ पे क्या है? सही है। वाष्प इंजन में क्या होता है? वहां पे कोयला का दहन होता है, तो ऊष्मीय ऊर्जा वहां पे विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट होता है, ये भी सही है।
बिजली के पंखा में क्या होता है, लाइट जो होता है इलेक्ट्रिसिटी क्या करता है, वहां जो मोटर लगा होता है उसे रोटेट करता है, तो यहाँ से क्या मैकेनिकल एनर्जी बनता है। तो ये भी आपको ऑप्शन सही दिया गया है। और ऑप्शन डी में दिया गया है माइक्रोफोन के बारे में। तो आप जान रहे हैं यहाँ पे माइक्रोफोन क्या होता है। माइक्रोफोन क्या करता है, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत शक्ति ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, जो कि यहाँ पे यह गलत दिया। अगला प्रश्न है, दक्षिण पश्चिमी मानसून निम्नलिखित में से किस प्रदेश में सर्वप्रथम प्रवेश करता है। ऑप्शन दिए गए हैं तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरल और गोवा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केरल। सामान्यतः दक्षिण पश्चिम मानसून अंडमान निकोबार में 20 मई और केरल में 1 से 5 जून तक प्रवेश करती है। भारत की प्रायद्वीपीय आकृति के कारण दक्षिण पश्चिम मानसून दो शाखाओं में बट जाता है। ठीक है, यहाँ पे दक्षिण पश्चिम जैसे मानसून आती है यहाँ से, यहाँ पे दो शाखाओं में बट जाता है। तो एक शाखा क्या होता है, बंगाल की खाड़ी की शाखा हो जाता है, और दूसरी शाखा होता है अरब सागर की शाखा। अगला प्रश्न है, वर्तमान में जापान के प्रधानमंत्री कौन है। ऑप्शन दिए गए हैं शी जिनपिंग, शिंजो आबे, फुमियो किशिदा और नुकोशुके किशिदा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फुमियो किशिदा। अगला प्रश्न है, विश्व वानिकी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। ऑप्शन दिए गए हैं 18 मार्च, 21 मार्च, 21 मई और 25 जनवरी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 21 मार्च। प्रतिवर्ष 21 मार्च को पेड़ों के विषय में जन जागरूकता फैलाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है। यह जो है 1971 ईस्वी से मनाया जा रहा है। अगला प्रश्न, विश्व बैंक के नवीनतम विकास प्रतिवेदन के अनुसार जीडीपी के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति क्या है। पहली, तीसरी, चौथी या पांचवी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पांचवी। हाल ही में भारत ने यूनाइटेड किंगडम को इस मामले में पीछे छोड़ा है और इस प्रकार से वह विश्व की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। इसके बाद, इसके पहले जो है केवल 4 ही अर्थव्यवस्था है, जो कि कौन-कौन से है, अमेरिका, चीन, जापान और जर्मनी, जो कि भारत से बड़ी अर्थव्यवस्था है। अगला प्रश्न यहाँ पूछा गया है, एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलन काल का आवर्तकाल क्या होगा। ऑप्शन दिए गए हैं कम हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, लड़की की ऊंचाई पर निर्भर करेगा और यहाँ ऑप्शन डी है अपरिवर्तित का। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, झूले पर झूलती लड़की जब खड़ी हो जाती है तो पिंड का गुरुत्वाकर्षण केंद्र ऊपर की ओर विस्थापित हो जाता है। ठीक है, ऊपर की ओर विस्थापित हो जाता है, इसलिए रस्सी का प्रभावी लंबाई घट जाता है। यहाँ पे क्या हो जा रहा है, लंबाई जो है डिक्रीज हो रहा है। तो हम जानते हैं आवर्तकाल क्या होता है, 2 पाई रूट अंडर एल बाई जी। यहाँ देखिए 2 पाई क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट हो जाएगा, तो इसे आप हटा दीजिए। यहाँ पे एल और जी में ही आप देखिए, सपोज कीजिए पहले अगर एल की लंबाई अगर रही होगी 40, ठीक है, पहले एल की लंबाई कितनी रही होगी, 40 रही होगी, तब तब यहाँ निकालते हैं 40 और जी का मान कितना है 10, तो इसे सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा रूट अंडर 4। अब क्या हुआ, लड़की जैसे ही खड़ी हुई तो वहां पे रस्सी की लंबाई क्या, प्रभावी लंबाई घट गई। मानते हैं यह घट के कितना हो गया, 20 हो गया है। तो इस केस में निकालेंगे तो कितना हो जाएगा रूट अंडर 2। तो यहाँ जो टी का मान कितना आ रहा था, रूट अंडर 4, और यहाँ टी का मान क्या, रूट अंडर 2। तो यहाँ देख रहे हैं जैसे ही लंबाई घट रही है तो इसका जो आवर्तकाल का जो लंबाई है वो भी क्या हो रहा है, कम हो जा रहा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कम हो जाएगा। चलिए, और जो है 26 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। ऑप्शन दिए गए हैं नर्मदा, चंबल, शरावती और कावेरी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शरावती। जोग जलप्रपात जो है शरावती नदी पर अवस्थित है। यह जो है भारत की सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इसे महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। यह जलप्रपात राजा, राकेट, रोरर तथा ब्लाचे नामक चार जल प्रतापों से मिलकर बना हुआ है। अगला प्रश्न है, संतोष ट्रॉफी 2022 का खिताब किस राज्य ने जीता। ऑप्शन दिया गया है पश्चिम बंगाल, ओडिशा, कर्नाटक और केरला। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केरल। इस बार संतोष ट्रॉफी 2022 का आयोजन केरल में ही किया गया था और फाइनल मुकाबले में केरल ने पश्चिम बंगाल को हराकर यह खिताब अपने नाम किया है। अगला प्रश्न 28 में देखते हैं, यहाँ पूछा गया है, क्रायोजेनिक तकनीक का सफल परीक्षण करने वाले देशों में भारत का क्रम कौन सा है। ऑप्शन दिए गए हैं पहला, छठा, सातवां और पांचवा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
बी यानी छठा है। आपको बताते चले, भारत क्रायोजेनिक तकनीक का सफल परीक्षण करने वाले यह छठा देश है। इसके पूर्व जो है अमेरिका, रूस, जापान, फ्रांस और चीन इसमें सफलता प्राप्त की है। 29 नंबर क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है, हाल ही में ओडिशा में आयोजित विश्व हॉकी कप 2023 का खिताब जर्मनी ने किस देश को हराकर जीता है? ऑप्शन दिए गए, नीदरलैंड, बेल्जियम, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण कोरिया। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फाइनल मुकाबला आ, जो खेला गया था उसमें जर्मनी ने बेल्जियम को हराकर यह खिताब अपने नाम किया है। वहीं बात करते हैं भारत का, तो भारत का सफर जो है क्वार्टर फाइनल में न्यूजीलैंड ने हराकर समाप्त कर दिया। अगला प्रश्न है, क्या मुख्य कारण है कि एक आंख की अपेक्षा दो आंखों का होना अधिक उपयुक्त है? ऑप्शन दिए गए हैं, दो आंखों के कारण वस्तु आसानी से पहचानी जा सकती है, दो आंखों के कारण अंधेरे व हल्के प्रकाश में आसानी से देखा जा सकता है। ऑप्शन सी में है, दो आंखों के कारण ही प्रोजेक्ट विजन द्वारा मनुष्य देख सकता है। और ऑप्शन डी है, इसी कारण से दूरी और गहराई का एहसास होता है। इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यानी इसी कारण से जो है दो आंखों के होने के कारण ही जो है इंसान जो है दूरी और गहराई का एहसास कर पाता है, इसलिए इसका सही विकल्प डी हो। अगला प्रश्न है, मानस पशु विहार किस राज्य में अवस्थित है? ऑप्शन दिए गए, असम, केरल, गुजरात और सिक्किम। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, असम। यह जो है मानस राष्ट्रीय उद्यान असम के दो जिलों बारपेटा तथा बोगई गांव में स्थित है। हिमालय की तलहटी में स्थित यह पार्क भूटान के रॉयल मानस नेशनल पार्क से सटा हुआ है। ऑप्शन क्वेश्चन यहाँ पे ऐसे भी पूछ सकते हैं, यह किससे सटा हुआ है? तो यह भूटान के रॉयल मानस नेशनल पार्क से सटा हुआ है। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अल्कली अर्थ मेटल के परिवार का सदस्य नहीं है? ऑप्शन दिए गए हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम और स्ट्रोंशियम। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पोटेशियम। पोटेशियम जो है अल्कली अर्थ मेटल नहीं है, ये जो है अल्कली मेटल है। आपको जो है इस एक चार्ट के थ्रू से आपको बताना चाहूंगा, इसको ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे पीरियोडिक चार्ट लिया गया है। पीरियोडिक चार्ट में आपको बताते चलो, देखिएगा यहाँ पे, यहाँ जो है फर्स्ट है, ठीक है। तो ये जो है आपको लीना के रूबी कैसे फ्रांस गई, ठीक है। तो जब आपको पता है अल्कली मेटल आपको पूछा जाए तो कुछ नहीं करना है, आपको याद रखना है लीना के रूबी कैसे फ्रांस गई, यानी कि लीना से हो गया लिथियम, ना से हो गया सोडियम, यानी ठीक है, ना से सोडियम का हो गया Na का, फिर पोटेशियम का हो गया, रूबी का रूबेडियम हो गया, और CS से जो है कैल्शियम हो गया, और F से जो है फ्रांसियम हो गया। तो लीना का रूबी कैसे फ्रांस गई, आपको यह अल्कली मेटल का हो जाएगा। वहीं पूछा जाए अल्कली अर्थ मेटल का, तो बेमक का असर 12, ठीक है, बेमग कासर 12, यानी बेरिलियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, स्ट्रोंशियम हो गया, बैरियम हो गया और रेडियम हो गया। तो ऐसे जो आपको याद कर सकते हैं। वहीं कभी कभी पूछा जाता है इसमें कि आप बताइए इसमें जो आपको क्या बोलते हैं, जो गैसीय तत्व जो होते हैं, हाइड्रोजन जो होते हैं ना, उसके बारे में कभी कभी पूछा जाता है, तो उसको भी याद कर सकते हैं। चलो ये आपको हम यहाँ से दिखाता हूँ। यहाँ से अगर जो पूछा जाएगा इसमें, तो क्या हो जाएगा, बे बाल गंगाधर इन तिलक, इसको ऐसे याद कर सकते हैं। फिर जो है कैसे गीत सुनोगे प्यारे, फिर यहाँ पे नापसंद ऐसी सब बिस्कुट, उसी प्रकार से ओस से टीपो, फिर फ्रूटिकल बरियाती में। तो आप ऐसे इसको याद कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी जीवाणु से संबंधित है? ऑप्शन दिए गए हैं, निमोनिया, पेचिस, एड्स और हार्पिस। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। निमोनिया जो है बीमारी जीवाणु से संबंधित है, यह जो है फेफड़े को प्रभावित करती है। वहीं बात करते हैं पेचिस की, तो पेचिस जो है परजीवी के कारण होता है, और एड्स तथा हार्पिस जो है विषाणु के कारण होता है। अगला प्रश्न है, बहादुर शाह द्वितीय को अंग्रेजों ने कहां से गिरफ्तार किया था? ऑप्शन दिया गया है, अकबर के मकबरा से, तीन पनाह से, हुमायूं के मकबरा से और दिल्ली के लाल किला से। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हुमायूं के मकबरा से। दिल्ली में मुगल शासक बहादुर शाह द्वितीय को हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार किया गया था। इसकी सूचना जीनत महल ने दी थी। ये भी प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, किसने सूचना दिया था? अगला प्रश्न है, किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। यानी जो विभवांतर होता है वो क्या होता है, धारा के समानुपाती होता है। यह किसका नियम है? कूलम्स का नियम, फैराडे का नियम, जूल का नियम या ओम का नियम? यहाँ देखेंगे V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, या इसको लिख सकते हैं V इज इक्वल टू I इंटू R, जहाँ पे R क्या होता है, रेसिस्टेंस होता है। यह नियम है ओम का नियम का। ठीक है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर
डी ओम का नियम। अगला प्रश्न है यहाँ पे, खरीफ फसल की कटाई जो है कब की जाती है? ऑप्शन दिए गए हैं मार्च में, दिसंबर में, जून के प्रारंभ में, और ऑप्शन 4 दिया गया है नवंबर के प्रारंभ में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नवंबर के प्रारंभ में। हम बात करते हैं खरीफ फसल की, तो खरीफ फसल जो है देश के विभिन्न क्षेत्रों में मानसून के आगमन के समय अर्थात जून और जुलाई के साथ जो है उगाई जाती है और अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती है। इस ऋतु में बोई जाने वाली मुख्य फसलों में चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, अरहर, मूंग, उड़द, कपास आदि शामिल है। वहीं बात करते हैं हम रबी फसल का, तो रबी फसल जो कि इसे सर्दी फसल के भी नाम से जानते हैं, इसकी कटाई जो है सामान्यतः गर्मी के मौसम अप्रैल तथा मई के महीने में किया जाता है। रबी की प्रमुख फसलें हैं गेहूं, चना, मटर, जौ और सरसों आदि। अगला प्रश्न यहाँ दिया गया है, 13 है, 14 है, 42 है, 47 और 329 है। तो इसमें आपको सीरीज देखना है, अगला कौन होगा। यहाँ ऑप्शन दिए गए 300। अब यहाँ देखते हैं, देखिए 13 है, 14 है, 42 है, 47 है और 329 है। ध्यान देंगे 13 प्लस 1 हो गया यहाँ पे 14, फिर क्या है 14 तिया 42 किया गया, फिर यहाँ पे क्या किया है 42 प्लस 5 हो गया 47, फिर यहाँ पे क्या किया गया है, इसको जो है 7 से मल्टीप्लाई किया, 7 4 7 चौका 28 4 32। और अब देखिए यहाँ पे 1 जोड़ा, फिर यहाँ पे क्या जोड़ा 5 जोड़ा, यानी 4 का डिफरेंस यहाँ है, तो अगला में भी क्या होगा 4 का डिफरेंस, तो यहाँ प्लस 9 ऐड करेगा, तो इसको ऐड करेगा तो कितना हो जाएगा 338। इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 300। अगला प्रश्न है, प्रिंटर प्रेस की आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन दिए गया है जोनेव ग्राम में, जेड जॉनसन, जॉन वाकर और जॉन गुटेनबर्ग। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जॉन गुटेनबर्ग। जॉन गुटेनबर्ग को ही जो है प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कारक के रूप में जाना जाता है। इन्होंने इसका आविष्कार 1455 ईस्वी में किया था। अगला प्रश्न है, वेलुथम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया था, कहाँ पे? ऑप्शन दिए गए हैं केरल में, महाराष्ट्र में, मैसूर में, तेलंगाना में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केरल में इन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया था। वेलुथम्पी का विद्रोह त्रावणकोर यानी जो केरल के महाराज को अंग्रेजी शासकों द्वारा सहायक संधि करने के लिए विवश करने के प्रत्युत्तर में था। अगला प्रश्न है इसमें से, यानी इनमें से संवेग की विमाएं कौन सी है? आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं एमएलटी इनवर्स 1, एमएलटी इनवर्स 1, टी इनवर्स 2, फिर एम नॉट, एल टी इनवर्स 2 और एमएलटी इनवर्स 3 और टी नॉट। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? हम जानते हैं संवेग बराबर क्या होता है, तो वस्तु के द्रव्यमान यानी संवेग अगर निकालते हैं, ठीक है, संवेग बराबर अगर हम निकालते हैं तो संवेग क्या होता है, वस्तु के द्रव्यमान, ठीक है, वस्तु के द्रव्यमान और वेग का जो गुणनफल होता है वही संवेग होता है। और हम जानते हैं मास का जो है विमा क्या होता है, एम हो गया, और वेग क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक है, तो मीटर प्रति यहाँ पे सेकेंड हो जाएगा, तो मीटर के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा, और सेकेंड के लिए यहाँ पे टाइम होता है, चूंकि यह बटा में है यानी टी इनवर्स हो जाएगा। तो अगर पूरा इसको लिखेंगे तो एम एल टी इनवर्स 1। इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एम एल टी इनवर्स 1। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पूछा गया है कि रेड क्लिफ लाइन निम्नलिखित में से किन दो देशों के बीच सीमा का निर्धारण करता है? ऑप्शन दिए गए भारत और बांग्लादेश, भारत और पाकिस्तान, भारत और भूटान और भारत और चीन। अब यहाँ देखेंगे रेड क्लिफ लाइन जो है किस किस के बीच में होती है। अब यहाँ पता होगा रेड क्लिफ लाइन भारत और पाकिस्तान के बीच में होता है। वहीं बात करते हैं मैकमोहन लाइन की, तो मैकमोहन लाइन जो है अफगानिस्तान के साथ जो है सीमा रेखा का निर्धारण करता है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, इस ऑपरेशन के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत के लोगों को यूक्रेन से वापस लाया गया था? ऑप्शन दिए गए ऑपरेशन देव शक्ति, ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन सतर्क और ऑपरेशन नमस्ते। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑपरेशन गंगा। जो यूक्रेन में जो युद्ध हुआ था, जो रशिया ने जो है वहां पे आक्रमण किया था, तो उस समय ऑपरेशन गंगा के तहत वहां से लोगों को सेफली भारत लाया गया था। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन असत्य है, चुनना है आपको। यहाँ पे सेशंस दिया, यहाँ पे मतलब जो क्या बोलते हैं उसको, शेयर सूचकांक यहाँ दिया हुआ और उसके संबंधित देश दिया गया है। तो सेट जो है कहाँ की है, थाईलैंड की है। यहाँ ऑप्शन दिए गए आप देखेंगे, पहले आईपीसी मैक्सिको, निक्की ताइवान और मिप्टेल इटली। अब इनमें से कौन सा जो है सुमेलित नहीं है आपको यह बताना है।
तो यह निक्की जो है यह ताइवान से यह सम्मिलित नहीं है। इसका क्या होता है, निक्की शेयर सूचकांक होता है यह जापान का है, बाकी सारे जो है सम्मिलित है। अगर वही बात करते हैं भारत का, तो भारत में कौन कौन से है, जैसे एनएससी है, ठीक है, इसके अलावा आपको जो बॉम्बे स्टॉक हुआ, तो ये सारे जो है भारत की जो है सूचकांक है। अब आगे देखते हैं, इसके अलावा निफ्टी भी आप देख सकते हैं, एनएससी भी तो है ही, बीएससी भी है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कहाँ एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य मिलता है? आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, लोथल से, धौलावीरा से, कालीबंगा से और आलमगीर से। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धौलावीरा से। धौलावीरा गुजरात के कच्छ के भरूच तालुका में स्थित है। इसकी खोज 1967 ईस्वी में जेपी जोशी ने की थी। यहाँ से प्राप्त होने वाली सिंधु लिपि के 10 बड़े चिन्हों से निर्मित शिलालेख महत्वपूर्ण उपलब्धि है और यहाँ से एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का भी साक्ष्य मिला है। अगला प्रश्न यहाँ पूछा गया है, एलर्जन के प्रति बनने वाली प्रतिरक्षिया यानी एंटीबॉडीज किस प्रकार के होते हैं? ऑप्शन दिए गए आईजीई, आईजीजी, आईजीए, आईजीएम। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आईजीए। ऐसे प्रश्न जो है बिहार दरोगा में पूछे गए थे और साथ ही साथ बिहार एसएससी में भी पूछे गए थे। तो इन सारे साइंस के प्रश्न जितने भी होंगे, सारे प्रश्न जो है डायरेक्ट जो है सेट से ही पूछे जाएंगे। इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। आप बिहार एसएससी का जो एग्जाम हुआ था उसके प्रैक्टिस सेट को उठाकर देखिए और जो रियल एग्जामिनेशन के प्रैक्टिस सेट को देखिए। साइंस के क्वेश्चन आपको हूबहू मिलेंगे, जो कि अन्य किसी भी सेट में आपको नहीं मिलने वाली है। बाकी सारे प्रश्न तो सारे प्रैक्टिस सेट में मिल जाएंगे, लेकिन साइंस के क्वेश्चन का जो है लेवल जो है इस पर बहुत ही तगड़ा रखा जा रहा है। और यही मैं कह रहा हूँ, जैसे ही 10 के सब्सक्राइबर पूरे हो जाएंगे चैनल पे, वैसे ही साइंस के लिए यूट्यूब पे हम लोग पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे। अब आपको बताते हैं क्या होता है। तो पर्यावरण में मौजूद कुछ जो है प्रतिजन है, यानी कुछ जो एंटीजन के प्रति जो है एंटीबॉडीज तंत्र की बढ़ी हुई अनुक्रिया एलर्जी कहलाता है। एलर्जी क्या होता है? तो यह पर्यावरण में मौजूद कुछ एंटीजन के प्रति एंटीबॉडी तंत्र की बढ़ी हुई अनुक्रिया एलर्जी कहलाते हैं। ऐसे पदार्थ जिसके प्रति ऐसी इम्यून रिस्पॉन्स होता है उसे हम एलर्जन कहते हैं। इनके प्रति बनने वाली एंटीबॉडीज आईजीई प्रकार की होती है। एलर्जन के कुछ उदाहरण हैं, जैसे धूल में चिचड़ी, पराग या मल। अब देखते हैं एलर्जी अनुक्रियाओं के जो लक्षण क्या हो सकते हैं। तो उसमें क्या होता है, छींक आता है, लाल आंखें हो जाती है, बहती हुई नाक होती है और सांस लेने में कठिनाई होती है। अब बात करते हैं, आईजीई की बात हो ही गई है तो एक प्रश्न ये भी यहाँ पे पूछेंगे कि माता के जो दूध होता है, दूध के स्रवन में कौन सा जो है एंटीबॉडीज पाया जाता है? तो वहां पे इसको याद रखिएगा, आईजीए पाया जाता है। यह क्वेश्चन बिहार एसएससी में इस बार पूछा गया था। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? ऑप्शन दिए गए हैं, बेबनाद, पुलिकट, डल और कोलोरू। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बेबनाड झील। भारत की सबसे लंबी नदी जो है वेवनाथ झील है, जो कि किस प्रकार की झील है? यह लैगून झील का उदाहरण है। यहाँ पे कयाल पाए जाते हैं जो मछली पकड़ने और नौकायान के लिए प्रयोग किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, मई 2022 में आंध्र प्रदेश तथा ओडिशा के तट पर आए तूफान आसानी का नामकरण किसने किया था? ऑप्शन दिए गए हैं, पाकिस्तान, श्रीलंका, थाईलैंड और बांग्लादेश। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्रीलंका ने इसका नामकरण किया था। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। माता टीला परियोजना निम्न में से किस नदी पर अवस्थित है? ऑप्शन दिया गया है, कोयना नदी, सतलज नदी, बेतवा नदी और महानदी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बेतवा नदी। ये बेतवा नदी पे माता टीला परियोजना अवस्थित है और इससे जो है जो लाभान्वित राज्य है वो कौन है? उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र या पत्रिका से महात्मा गांधी संबंधित नहीं थे? अर्थात महात्मा गांधी द्वारा संपादित निम्न में से कौन सा समाचार पत्र नहीं है? ऑप्शन दिए गए हैं आपको यहाँ पे, ओपिनियन, इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया, युगांतर और नवजीवन जीवन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, युगांतर का जो है संपादन महात्मा गांधी ने नहीं किया था। इसका संपादन भूपेंद्र नाथ घोष, भूपेंद्र नाथ दत्त तथा वरिंद्र कुमार घोष ने किया हुआ था। ठीक है। अब अगला प्रश्न है, अर्धबावन धान की किस्मों को किससे व्युत्पन्न किया गया था? जो हाइब्रिड जो है धान होता है ना, अर्धबावन किस्म के जो धान है उसका जो है किस्म किससे व्युत्पन्न किया गया था भारत में? ऑप्शन दिया गया है, थाईचुंग नेटिंग 1, सैक्रम बर्बारी, कल्याण सोना और ऑप्शन डी है P1542। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि क्या हो जाएगा, थाईचुंग नेटिंग 1।
सॉल्यूशन देखिए इसका, अर्धबामन जो है धान की किस्में को IR8 इसके साथ जो है, जो अभी हम लोग पढ़े हैं ना ऊपर जो थाइजिन जो है, इसके अलावा जो IR8 ने भी इसका किया था। तो अर्धबामन धान की किस्मों को IR8 यानी इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट IRI फिलीपींस तथा थाइचुंग नेटिंग वन जो कि ताइवान से है, इन दोनों ने मिलकर जो है इसे व्युत्पन्न किया था। 1966 में इन व्युत्पन्नों के प्रयोग में लाया गया था। बाद में और अधिक अच्छा उत्पादन देने के लिए अर्धबामन धान की किस्में जया और रत्ना को भारत में ही विकसित किया गया था। ये भी प्रश्न पूछा गया था, जया और रत्ना का यह किसकी किस्म की नस्लें है, यह कौन से है? तो ऑप्शन था धान, गेहूं, मक्का, ज्वार, ऐसे करके जो है बिहार पुलिस में यह पूछा जा सकता है, बिहार दरोगा में यह पूछा गया था। ठीक है, तो साइंस का प्रश्न काफी महत्वपूर्ण होंगे, आप देखते जाइएगा। इसके अलावा बहुत सारे जो प्रश्न हैं, जो भी सिविक्स के है, हिस्ट्री के है, ज्योग्राफी के है, पूरे जो है एकदम जो है एकदम छांट के जो है आपके सामने लाया जा रहा है। और एक भी प्रश्न इसमें ऐसे नहीं है जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से जो है किसी भी रूप से वो अलग होंगे। पूरे जो है परीक्षा के पैटर्न पे आधारित यह प्रैक्टिस है। इसलिए आप एक-एक प्रश्नों को ध्यान से देखिए। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे कम जनसंख्या किस राज्य में है? ऑप्शन दिए गए हैं मिजोरम, गोवा, असम और सिक्किम। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिक्किम। वहीं बात करते हैं सबसे अधिक जनसंख्या का, तो सबसे अधिक जनसंख्या जो है उत्तर प्रदेश में है। अगला प्रश्न है, वित्त वर्ष 2021-22 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश वाले देशों में भारत में निवेश करने वाले शीर्ष देशों की सूची में प्रथम देश कौन सा है? ऑप्शन दिए गए हैं अमेरिका, यूएई, सिंगापुर और मॉरिशस। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिंगापुर। सिंगापुर भारत में निवेश करने वाले के देशों की सूची में सबसे आगे है। अगला प्रश्न है, मिस्र का मुद्रा क्या है? ऑप्शन दिए गए हैं पाउंड, फ्रैंक, क्वाचा और रुपया। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पाउंड। वहीं बात करते हैं मिस्र की जो है, जो मुद्रा है पाउंड है, इसको लिखा कैसे जाता है? तो इसे जो है LE द्वारा संकेत जो है लिखा जाता है। वहीं बात करते हैं मिस्र की राजधानी, तो ये काहिरा है और अब्देल फतेह अल सीसी वहां के वर्तमान राष्ट्रपति हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे, निम्नलिखित युग्म में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन दिए गए पिट्स इंडिया एक्ट, वारेन हेस्टिंग्स, रिंग फेंस की नीति, लॉर्ड डलहौजी, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, लॉर्ड लिटन और ऑप्शन डी है इल्बर्ट बिल, लॉर्ड रिपन। अब इसमें बताना है कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो है रिंग फेंस की नीति जो है लॉर्ड डलहौजी से नहीं था। ये जो है अब दिखाते हैं आपको, रिंग फेंस की नीति का प्रतिपादन जो है वारेन हेस्टिंग्स द्वारा किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए पड़ोसियों की मोर्चा की रक्षा करना था। इस प्रकार कंपनी ने सीमाओं की रक्षा के लिए बफर जोन बनाए थे। अगला प्रश्न है, मेंडल ने अपने मटर के पौधों के प्रयोगों में निम्नलिखित में से किस वर्ग का अध्ययन नहीं किया था? ऑप्शन दिए गए हैं बीज का रंग, फली का रंग, पुष्प की स्थिति और तने की मोटाई। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तने की मोटाई। मिंडल ने अपने मटर के प्रयोगों के लिए बीज के आकार, बीज का रंग, फूल का रंग, फली का आकार, फली का रंग, पुष्प की स्थिति और तने की ऊंचाई जैसे 7 जोड़ों का अध्ययन किया था। तो आपके पास क्वेश्चन ये भी पूछे जाते हैं कितने जोड़ों पर अध्ययन किया था? तो ये 7 जोड़ है और कौन-कौन से है यहाँ से आप नोट डाउन कर सकते हैं। प्रैक्टिस सेट देते वक्त आप लोग जो है एक सेपरेट जो है कॉपी रखें, जिसमें आपको जो-जो प्रश्न नहीं बन रहे हैं या जो-जो प्रश्न जो है आपसे नहीं बने हैं और उनका सॉल्यूशन दिया हुआ है, उसे आप जो है लिखिए। क्योंकि आने वाले समय में वही चीज़ आपको एग्जामिनेशन में बहुत ही फायदा करेगी। अगला प्रश्न है, विश्व में सबसे अधिक अंडा देने वाली मुर्गी की नस्ल में शामिल है? इनमें से कौन सा है नस्ल जो सबसे अधिक अंडा देने वाली नस्लों में काउंट होता है? ऑप्शन है यॉर्कशायर, लेगहॉर्न, कार्निश, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लेगहॉर्न। मुर्गी के अंडे के कवच में क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। विश्व अंडा दिवस अक्टूबर माह के दूसरे शुक्रवार को मनाया जाता है। इससे संबंधित कुछ तथ्य थे, इसको हमने देख लिया। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2023 का मेंस खिताब जीता है? ऑप्शन दिए गए हैं राफेल नडाल, नोवाक जोकोविच, कैस्पर रूड और डेनियल मेदवेदेव। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच ने हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है 10वीं बार जीता है। इसके पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन 10वीं बार जीतने का रिकॉर्ड जो है राफेल नडाल के पास था। अब देखिए यहाँ पे
क्या हुआ, जो नोवाक जोकोविच जो है सर्बिया के हैं, इन्होंने जो है फाइनल मुकाबले में ग्रीक के एस सिटसिपास को हराकर यह मुकाबला जीता। जबकि महिलाओं की एकल वर्ग की बात करते हैं तो इसमें बेलारूस की साबालेंका ने कजाकिस्तान की रीवाकिन को हराकर यह खिताब अपने नाम किया। बात करते हैं ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता का, तो ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता जो है 4 प्रतियोगिताओं से मिलकर बनती है। पहला होता है इसमें ऑस्ट्रेलियाई ओपन, दूसरा होता है फ्रेंच ओपन, तीसरा होता है विंबलडन और सबसे लास्ट में होता है आपको यूएस ओपन। तो प्रश्न ऐसे भी पूछे जाएंगे कि प्रथम जो है ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता साल का कौन होता है, तो ऑस्ट्रेलिया, और सबसे लास्ट वाला कौन होता है, यूएसए। अगला प्रश्न है मायोरी जनजाति का संबंध निम्नलिखित में से किस देश से? ऑप्शन दिए गए दक्षिण अमेरिका, श्रीलंका, न्यूजीलैंड और मलेशिया। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका हो जाएगा 58 का ए। दक्षिण अफ्रीका से नहीं, ये नहीं होगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा न्यूजीलैंड, क्योंकि दक्षिण अमेरिका में क्या होता है, वहां पर रेड इंडियन है। ठीक है, रेड इंडियन जो है वहां की मूल निवासी है। जबकि श्रीलंका की बात करते हैं तो श्रीलंका में क्या है, वेदा है। वहीं बात करते हैं मलेशिया का, तो मलेशिया में सेमांग जो है जनजाति पाया जाता है। अगला प्रश्न है भारतीय दर्शन की कितनी पद्धतियां हैं? ऑप्शन दिए गए हैं 4, 3, 5 और 6। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर भारत दर्शन में 6 पद्धतियां हैं। सदियों से भारत द्वारा सत्य की बौद्धिक खोज के प्रतिनिधित्व दर्शन की 6 शाखाओं ने किया। ये क्षेत्र कौन कौन से है, ये जो है 6 है, वैशेषिक, न्याय, सांख्य, योग, पूर्व मीमांस, वेदांत या उत्तर मीमांस के नाम से इसे जानते हैं। दर्शन की 6 पद्धतियों की स्थापना क्रमशः ऋषि कनाद, अर्थात अगर देखते हैं वैशेषिक की स्थापना किसने किया था, ऋषि कनाद। वहीं बात करते हैं न्याय का तो गौतम, सांख्य का कपिल, योग का पतंजलि, वही बात करते हैं पूर्व मीमांसा का तो जैमिनी, और वेदांत या उत्तर मीमांसा का जो है व्यास द्वारा किया गया था, जो आज जो है बौद्धिक चर्चा को दिशा देते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से किस गर्भ निरोधक गोली की खोज भारत में लखनऊ औषध अनुसंधान द्वारा किया गया है? ऑप्शन दिए गए हैं सहेली, मालाडी, अनवांटेड 21 और यास्मीन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सहेली। सहेली गर्भ निरोधक गोली की खोज भारत में लखनऊ के केंद्रीय औषध अनुसंधान सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट सीडी और आई ने की। अगला प्रश्न है मिश्रित अर्थव्यवस्था में आस्था रखता है? ऑप्शन दिए गए हैं लोकतांत्रिक समाजवाद, साम्यवादी समाजवाद, राज्याश्रित समाजवाद और उपरोक्त में से सभी। इसका सही उत्तर हो जाएगा 61 का ऑप्शन नंबर ए, लोकतांत्रिक समाजवाद। अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन में, डिस्क्रिप्शन में क्या दिया है। लोकतांत्रिक समाजवाद नेहरू जी की विचारधारा से संबंधित है। भारतीय समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद है, ना कि साम्यवादी समाजवाद, जिसे जो है राज्याश्रित समाजवाद के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे साम्यवादी समाजवाद को ही जो है राज्याश्रित समाजवाद के नाम से जानते हैं, जिसमें उत्पादन और वितरण के सभी साधनों का राष्ट्रीयकरण और निजी संपत्ति का उन्मूलन शामिल है। अर्थात आपका निजी संपत्ति है उसका जो है उन्मूलन कर दिया जाएगा, आपका हटा दिया जाएगा और उसको क्या किया जाएगा, नेशनलाइज कर दिया जाएगा। लोकतांत्रिक समाजवाद मिश्रित अर्थव्यवस्था में आस्था रखती है। अगला प्रश्न है अनुसूचित जाति के छात्रों हेतु गुणवत्तापूर्ण आवासीय शिक्षा प्रदान करने हेतु श्रेष्ठ योजना निम्न में से किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है? ऑप्शन दिए गए हैं शिक्षा मंत्रालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, ऑप्शन डी में सी में दिया हुआ केंद्रीय गृह मंत्रालय और ऑप्शन 4 में दिया हुआ ग्रामीण विकास मंत्रालय। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा इसको ऐसी सुविधा दिया गया है। इसमें क्या है, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा अनुसूचित जाति के छात्रों हेतु गुणवत्तापूर्ण आवासीय शिक्षा प्रदान हेतु श्रेष्ठ योजना प्रारंभ किया गया है। आक्रामकता का अध्ययन करने के लिए आप निम्नलिखित में से किस विधि का सबसे अधिक उपयुक्त मानते हैं? ऑप्शन दिए गए हैं अंतर्निरीक्षक, नियंत्रित निरीक्षक, प्राकृतिक निरीक्षक और ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अंत निरीक्षण। अगला प्रश्न है पहला अफीम युद्ध कब से कब हुआ था? ऑप्शन दिए गए हैं 1835 से 1839, 1890 से 1893, 1839 से 1842, जबकि ऑप्शन डी है 1842 से 1845।
1845। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1839 से 1842। इसमें क्या हुआ था, पहला अफीम युद्ध में जो 1839 से 42 तक चला था, इसमें सत्ताधारी क्विंग राजवंश को कमजोर किया गया और सुधार तथा बदलाव की मांगों को मजबूती दी गई। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस में बिना निषेचन के ही मादा युग्मक यानी फीमेल गैमेट एक नए जीव के निर्माण हेतु विकसित होने लगता है? ऑप्शन दिए गए हैं टर्की, कबूतर, बॉनीफिश और मुर्गी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए टर्की। कुछ जीवों जैसे कि रोटीफर्स, मधुमक्खियां, कुछ छिपकलियां तथा पक्षी में टर्की आदि में बिना निषेचन अर्थात जो मेल गैमेट के फर्टिलाइजेशन के बिना ही फीमेल गैमेट नए जीव के निर्माण हेतु विकसित होने लगता है। इस प्रकार की प्रक्रिया को या घटना को हम बोलते हैं पार्थेनोजेनेसिस कहलाता है। अगला प्रश्न है, भारत में प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त होने के लिए आवश्यक है कि आप निश्चित रूप से लोकसभा के सदस्य हो, राज्यसभा के सदस्य हो, ए या बी में से कोई एक या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है, किसी भी व्यक्ति का प्रधानमंत्री पर नियुक्त होने के लिए यह आवश्यकता नहीं है कि यह जो है लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य हो। 1997 में उच्चतम न्यायालय में एक निर्णय दिया गया कि एक व्यक्ति जो किसी भी सदन का सदस्य न हो, 6 माह के लिए प्रधानमंत्री नियुक्त किया जा सकता है, पर इस समयावधि में उसे संसद के किसी भी सदन का सदस्य बनना पड़ेगा, अन्यथा वह प्रधानमंत्री पद पर नहीं रहेगा। अर्थात कहने का मतलब वह किसी भी मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं हो, ना ही राज्यसभा ना ही लोकसभा, तो फिर भी वह जो है प्रधानमंत्री बन सकता है, लेकिन कंडीशन क्या है, अगले 6 महीना में उसे किसी न किसी सदन का सदस्य बनना जरूरी है। अगला प्रश्न है, द इंडियन सोसाइटी नामक पुस्तक निम्न में से किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन दिए गए हैं रस्किन बॉन्ड, दीपम चटर्जी, रो खन्ना और बिमल जलान। इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिमल जलान। ये जो है बिमल जलान जो है पूर्व जो है आरबीआई गवर्नर है। इन्होंने अपनी पुस्तक में बताया है क्या, भारत के आर्थिक इतिहास तथा भारत के भविष्य में राजनीतिक अर्थव्यवस्था के बारे में इन्होंने डिटेल में बताया हुआ है। अगला प्रश्न है, निम्न में से दिए गए समीकरण यहाँ दिए गए हैं और इसको जो है दो चिन्हों को आपस में बदलना है और संतुलित करना है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, 46 है, यहाँ पे आप ऑप्शन रख के बनाएंगे तो इसका सही उत्तर आप पाएंगे ऑप्शन नंबर सी। देखिए यहाँ पे 46 हो गया, यहाँ पे भगा दे दीजिए 2 को, प्लस हो गया 6 गुने 5 माइनस हो गया 42। जब आप सोल्व करेंगे तो यहाँ पे पाएंगे 2 दूना 4 दूते 6, 6 पचे 30 और माइनस हो गया यहाँ पे 42। ठीक है, तो ये दोनों यहाँ पे जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 3 और 5 माइनस 42। ठीक है, इधर से आपको हो गया 8 और इधर से 3 आ गया 1। का सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पूछा गया है कि कृष्णदेव राय का संबंध निम्न में से किस वंश से है? ऑप्शन दिए गए हैं संगम, तुल्लुभ, तुल्लुभ और आरविडु। इसका सही उत्तर हो जाएगा 69 का ऑप्शन नंबर सी, तुल्लुभ वंश। कृष्णदेव राय जिनका कार्यकाल था 1509 से 1529 ईस्वी, ये जो है तुल्लभ वंश के वीर नरसिंह का अनुज था, जो कि 8 अगस्त 1509 ईस्वी को विजयनगर साम्राज्य के सिंहासन पर बैठा। उसके शासन काल में विजयनगर ऐश्वर्य और शक्ति के दृष्टिकोण से अपने चरमोत्कर्ष पर था। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्राणी का श्वसन अंग सुमेलित है? ऑप्शन दिए गए, केंचुआ का ट्रैकियल ट्यूब, कीट का आद्र क्यूटिकल, मोलस्को का क्लोम या लंग्स, और ऑप्शन डी में दिया गया है सरीसृप का नर्म त्वचा। इसका सही उत्तर हो जाएगा मोलास्का, और जो है ना मोलास्का का क्लोम या लंग्स होता है, लेकिन ये जो है बाकी सारे जो है जैसे केचुआ है, केचुआ का क्या होता है, यहाँ पे आर्थ क्यूटिकल होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया, ट्रैकिया दिया है, जो कि गलत है। वही कीट की बात करते हैं तो कीट का होता है आपको ट्रैकियल ट्यूब होता है। ठीक है, कीट का होता है यहाँ पे क्या, ट्रैकियल ट्यूब होता है। वही बात करते हैं सरीसृप का, तो सरीसृप क्या होता है, फेफड़ा से सांस लेता है। ठीक है, यहाँ पे चार्ट दिया हुआ है, इसे आप जो है नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 2 से प्राप्त शक्तियों के अनुसार भारतीय संसद कौन सा कार्य कर सकता है? ऑप्शन दिए गए हैं, राज्य के नाम में परिवर्तन, राज्य के सीमाओं में परिवर्तन, नए राज्य का प्रवेश या गठन, या उपरोक्त में से सभी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नए राज्यों का प्रवेश या गठन अनुच्छेद 2 के तहत कर सकता है। ऐसा क्यों होता है, चलिए हम बताते हैं। अब क्या है, अनुच्छेद 2 में संसद को यह शक्ति दी गई है कि संसद विधि द्वारा ऐसे
निबंधनों और शर्तों पर जो वह ठीक समझे संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उसकी स्थापना कर सके। इस तहत इस तरह अनुच्छेद 2 संसद को दो प्रकार की शक्तियां प्रदान करती है। पहला क्या है, नए राज्यों को भारत के संघ में शामिल करने की, और दूसरा नए राज्यों के गठन करने की। पहली शक्ति उन राज्यों के प्रवेश को लेकर है जो पहले से अस्तित्व में है, जबकि दूसरी शक्ति नई राज्यों जो अस्तित्व में नहीं है के गठन से है। अर्थात अनुच्छेद 2 उन राज्यों जो भारतीय संघ के हिस्से नहीं है के प्रवेश एवं गठन से संबंधित है। दूसरी ओर अनुच्छेद 3 भारतीय संघ के नए राज्यों के निर्माण या वर्तमान राज्यों के परिवर्तन से संबंधित है। दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए तो अनुच्छेद 3 में भारतीय संघ के राज्यों के पुनर्सीमन की व्यवस्था की गई है। तो आपसे क्वेश्चन जब पूछा जाए राज्यों का पुनर्सीमन किसमें किया गया है तो अनुच्छेद 3 हो जाएगा, जबकि अनुच्छेद 2 में क्या है, नए राज्यों का प्रवेश या गठन कहा गया है। चलिए अगला प्रश्न है, राज्यसभा सदस्य के लिए हाल ही में मनोनीत इलैया राजा का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, सामाजिक कार्य, संगीत, फिल्म और खेल। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी इनका संबंध जो है संगीत से है। आपको बताते चले राज्यसभा में जो है 12 ऐसे सदस्य होते हैं जिसका मनोनयन जो है राष्ट्रपति खुद से कर सकता है। ये जो है कला, साहित्य या सामाजिक कार्य या इसके अलावा खेल हो गया, इनसे तो ये संबंधित होने चाहिए। तो ऐसे जो है 12 सदस्य जो है जिनका जो है राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है। अगला प्रश्न है, मेक इन इंडिया योजना को केंद्र सरकार द्वारा कब प्रारंभ किया गया? ऑप्शन दिए गए हैं 20 जनवरी 2015, 28 अगस्त 2014, 25 सितंबर 2014 और 25 जून 2015। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 25 सितंबर 2014। इसमें क्या है, 25 सितंबर 2014 को मेक इन इंडिया योजना की शुरुआत की गई तथा इसका इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, रोजगार सृजन करना, कौशल विकास करना तथा अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करना था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पूछा गया है रज्जुक थे, ठीक है, रज्जुक जो है एक टर्म है, वो जो है क्या थे? ऑप्शन दिए गए हैं, चोल राज के व्यापारी, मौर्य शासक के अधिकारी, गुप्त साम्राज्य के सामंत वर्ग और ऑप्शन डी में जो है शक सेना के अधिकारी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मौर्य सेना में अधिकारी। मौर्य सम्राट अशोक के शासनकाल में रज्जुक नामक अधिकारी का उल्लेख मिलता है। अशोक का स्तंभ लेख 3 और 7 से यह ज्ञात होता है कि उसने व्युष्ट, रज्जुक, प्रदेशक या युक्त अधिकारियों को जनता के बीच जाकर धर्म प्रचार एवं उपदेश देने का आदेश दिया था। तो आप यहाँ याद रखिएगा कौन कौन हो गए, यहाँ पे व्युष्ट भी है, रज्जुक भी है, प्रदेशक भी है और युक्त अधिकारी है। तो यहाँ सब आप याद रखिएगा, इन सब का संबंध किससे है, मौर्य शासन से। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने अष्टक सिद्धांत प्रस्तुत किया था? ऑप्शन दिए गया, लैवोसियर, मेंडलीव, न्यूलैंड्स और डोबेरेनियर। अब इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूलैंड्स। न्यूलैंड्स ने जो है अष्टक सिद्धांत दिया था। ये सिद्धांत जो है 1866 में उन्होंने दिया था और उन्होंने यह सिद्धांत ज्ञात तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में व्यवस्थित करके दिया था। उन्होंने सबसे कम परमाणु द्रव्यमान वाले तत्व यानी हाइड्रोजन से प्रारंभ किया तथा 56वें तत्व थोरियम पर इसे समाप्त किया। तो प्रश्न ये भी पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में, जो न्यूलैंड्स का जो अष्टक सिद्धांत है वो कहाँ पर जाकर समाप्त हुआ था? तो कहाँ पे जाकर, थोरियम पे जाकर समाप्त किया था, जबकि स्टार्ट किया था या हाइड्रोजन पे। उन्होंने पाया कि प्रत्येक 8वें तत्व का गुणधर्म पहले तत्व के गुणधर्म के समान है। उन्होंने इसकी तुलना संगीत के अष्टक से की, सारे गामा पा धा नि सा, यानी उनसे की, और इसलिए उन्होंने इसे अष्टक का सिद्धांत दिया। इसे न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। न्यूलैंड्स के अष्टक में लिथियम तथा सोडियम के गुणधर्म समान थे। ठीक है, ये भी प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। न्यूलैंड्स के अष्टक में किस दो तत्व के गुणधर्म समान थे? तो वो थे लिथियम और सोडियम। अगला प्रश्न है, असत्य कथन की पहचान करना। ऑप्शन दिए गए हैं, अगस्त प्रस्ताव 1940 में आया था। अगला ऑप्शन है, स्टेपफोर्ड क्रिप्स ब्रिटिश मंत्रिमंडल के सदस्य थे। फिर उसके बाद है ऑप्शन सी में क्रिप्स प्रस्ताव को मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया था, और ऑप्शन डी दिया गया है कि इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। अर्थात कहने का मतलब ऑप्शन दिया था इनमें से कौन सा असत्य है, तो यहाँ पे सारे कथन जो है सत्य है। अब देखिए यहाँ पे नेहरू जी ने मांग किया था कि संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर
चुनी गई संविधान द्वारा किया जाएगा और इसमें कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा। इस मांग को ब्रिटिश सरकार ने सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया। इसे सन 1940 में अगस्त प्रस्ताव के रूप में जाना जाता है। सन 1942 में ब्रिटिश सरकार के कैबिनेट मंत्री सर स्टैफोर्ड क्रिप्स एक स्वतंत्र संविधान के निर्माण के लिए ब्रिटिश सरकार के एक प्रारूप समिति के साथ भारत आया। इस संविधान को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अपनाया जाना था। क्रिप्स प्रस्ताव को मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया था, जो कि प्रश्न में दिया गया है। मुस्लिम लीग की मांग यह थी कि भारत को दो स्वायत्त हिस्सों में बांट दिया जाए, जिसकी अपनी अपनी संविधान सभाएं हुई। अंततः भारत में कैबिनेट मिशन को भेजा गया। इस मिशन ने जो है दो संविधान सभा की जो मांग थी उसको क्या किया, इसने ठुकरा दिया। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्कूलों में नो बैग डे की शुरुआत की घोषणा की है? ऑप्शन दिया गया है बिहार, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और गुजरात। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अपना बिहार। हाल ही में बिहार सरकार ने यह घोषणा की है कि प्रत्येक शनिवार को बच्चों को स्कूल में बिना बैग के जाने की अनुमति होगी। यह होगा नो बैग डे। नो बैग डे का उपयोग बिहार सरकार बच्चों में एक्स्ट्रा करिकुलम जो होता है, एक्टिविटीज होता है, उसको बढ़ाने के लिए यह ला रहा है, जिसके तहत बच्चों को खेलकूद से अवगत कराया जाएगा। हर महीने के लिए अलग अलग थीम होंगे, जिसके अनुसार से बच्चों को इसमें काफी इंटरेस्ट आएगा और उनके जो है मानसिक विकास भी होंगे। अगला प्रश्न है, दी गई सीट को मोड़कर एक घन बनाया गया है। ठीक है, आगे जो है एक सीट दिया होगा, घन बनाया गया है। बनाए गए घन में निम्नलिखित में से कौन से अक्षरों की जोड़ी विपरीत फलन पर होगी? ऑप्शन दिया गया है, पहले ये देख लेते हैं फलन क्या है। अब यहाँ पे पूछा गया क्या कौन इसमें विपरीत होगा, तो आप ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या होगा, आर का हो जाएगा टी, फिर एम का हो जाएगा पी और एस का क्या हो जाएगा एन। ठीक, अब ऑप्शन देखिए एम और आर, तो ये तो हुआ नहीं। फिर आर और टी यह हो गया, एस और पी, एस और पी तो ये भी नहीं हुआ, और एन और टी भी क्या हो जाएगा, ये नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका बी ही सही। अगला प्रश्न है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि के बाद समाप्त हुआ? ऑप्शन दिए गए हैं मद्रास की संधि, मंगलौर की संधि, पुरंदर की संधि और श्रीरंगपट्टनम की संधि। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मंगलौर की संधि। 1780 में हैदर अली ने कर्नाटक में आरकट पर आक्रमण कर द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की शुरुआत की। हैदर अली की मृत्यु के बाद उसका पुत्र टीपू सुल्तान ने युद्ध को जारी रखा, लेकिन इसी समय यूरोप में संधि के कारण फ्रांसीसी युद्ध से अलग हो गए और टीपू ने अंग्रेजों के साथ मंगलोर की संधि जो 1784 में हुआ था उन्होंने कर ली। अगला प्रश्न है, लौंग के तेल में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख घटक है? ऑप्शन दिए गए हैं मिथोल, यूजेनॉल, मेथेनॉल और बेंजिल हाइड्राइड। यहाँ प्रश्न जो दिए गए इसमें कौन से घटक है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूजेनॉल। यूजेनॉल जो होता है लौंग के तेल में पाया जाता है। आपको ये भी बताते चले, लौंग के तेल का लगभग जो 87% भाग जो है उसमें यूजेनॉल का बना होता है, जो एक सुगंधित तैलीय और कार्बनिक यौगिक वाला होता है। यह जायफल, दालचीनी, तुलसी और तेज पत्ता में भी पाया जाता है। यानी यूजेनॉल जो है लौंग के अलावा इन सभी चीजों में भी पाया जाता है। इसका उपयोग खाने में भी विभिन्न फ्लेवर देने के लिए तथा इत्र बनाने में भी किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में दो कथन है, कथन एक तथा कथन दो। इन दोनों कथनों का सावधानी पूर्वक परीक्षण कीजिए और नीचे दिए गए पुट का प्रयोग कर सही विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन दिए गए हैं, कथन पहले देख लेते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 से केंद्र में द्वैत शासन का आरंभ हुआ। फिर कथन दो क्या है, प्रांत को प्रांतीय स्वतंत्रता प्रदान की। अब यहाँ देखिए दोनों तो ऑप्शन सही ही लग रहे हैं। अब यहाँ बताना है, अब देखिए दोनों कथन अलग अलग सही है और कथन दो कथन एक की सही स्पष्टीकरण करता है। ठीक है, अगला देखते हैं, दोनों कथन अलग अलग सही है किंतु कथन दो कथन एक का सही स्पष्टीकरण नहीं है। फिर ऑप्शन सी है, कथन एक सही है किंतु कथन दो गलत है। ये तो पहले ही काट दीजिए। कथन एक गलत है, कथन टू जो है सही है, ये भी यहाँ पे गलती है। यानी दोनों में से क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए और बी में से दोनों में से कोई एक होगा। चलिए आप पहले यहाँ सॉल्यूशन देखिए, उसके बाद इसका आंसर देखिए। देखते हैं, भारतीय शासन अधिनियम 1935 में क्या था। भारत में सर्वप्रथम संघीय शासन प्रणाली की नींव रखी गई।
संघ की दो इकाइयां थी, एक थी ब्रिटिश प्रांतीय भारतीय प्रांत और दूसरी थी देसी रियासतें। फिर है केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना, अर्थात केंद्र और राज्य इकाइयों के मध्य शक्तियों का विभाजन किया गया। इसके तहत जो है 3 सूचियां बनाई गई, संघ सूची, प्रांत सूची और समवर्ती प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया और प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान किया गया। इस अधिनियम द्वारा भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया एवं विवादों के निपटारों के लिए संघीय न्यायालय की स्थापना की गई, जो अंतिम न्यायालय नहीं थी। अंतिम अपीलीय न्यायालय कौन थी? प्रिवी काउंसिल था। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं दोनों कथन क्या है, यहाँ पे सही है, लेकिन इसमें जो है कथन दो जो है कथन एक का सही स्पष्टीकरण यहाँ पे नहीं कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी यहाँ पे सही हो जाए। चलिए, अब है प्रश्न यहाँ पे 23वां राष्ट्रमंडल खेल 2026 का आयोजन किस देश में आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन दिए गए हैं आपके, भारत, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया और इटली। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में जो है इस बार जो है राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन किया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया का शहर कौन सा है? विक्टोरिया है, वहां पे इसका आयोजन किया जाएगा। वहीं बात करते हैं हम पिछले राष्ट्रमंडल खेल का, तो पिछले राष्ट्रमंडल खेल अर्थात 22वें राष्ट्रमंडल खेल यह हुआ था बर्किंघम में हुआ था, जो कि इंग्लैंड में था। अगला प्रश्न है, ए और बी एक साथ काम को 10 दिनों में पूरा करते हैं। ए अकेले इसे 30 दिनों में पूरा करता है, बी अकेला इस काम का 60% भाग कितने दिनों में पूरा करेगा? अब देखिए यहाँ पे ए और बी है, ये कितने दिनों में करता है? 10 दिनों में, जबकि ये अकेला कितने दिनों में करता है? 30 दिनों में। तो दोनों का अगर एक एलसीएम लीजिएगा तो 30 हो जाएगा, 10 दिया 30 और 30 से कम 30। अब देखिए अगर हमें यहाँ से बी का निकालना है तो क्या करेंगे, ए प्लस बी में से हम ए को हटा देंगे तो बी आ जाएगा। अर्थात इसमें से हमारा टोटल काम कितना है? 30 है। 30 है, उसमें से हम सिर्फ हमको ए का निकालना है, तो क्या करेंगे, इसमें से ए प्लस बी में से ए को हटा देंगे, यानी बी का जो निकालना है तो क्या करेंगे हम इसमें से हटा देंगे, तो 3 माइनस 2 कितना हो जाएगा? यहाँ पे 3 माइनस 1 बराबर 2 हो गया। अर्थात जो है बी जो है पूरा काम को कितना दिनों में कर लेगा? 15 दिन में। लेकिन यहाँ पूछा क्या है? 60% ही भाग, अर्थात 100% भाग या 15 दिनों में करता है, तो 1% कितना दिनों में करेगा? 15/100। और पूछा गया है प्रश्न में 60% भाग, तो 60 यहाँ पे कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा? 5 तिहाई 15, 5 दूना 10 और 2 तिहाई 6, अर्थात टोटल 9 दिनों में करेगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 9 दिन। अब देखते हैं अगला प्रश्न, यहाँ पूछा गया गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षु संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? ऑप्शन दिए गए हैं सारनाथ, वैशाली, बोध गया और कपिलवस्तु। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वैशाली। वैशाली में इन्होंने स्थापना की थी, अपने शिष्य आनंद के कहने पर इन्होंने किया था और इसमें महिलाओं को संघ में प्रवेश की अनुमति दी थी। प्रथम जो है महिला कौन थी भिक्षुणी? वो थी प्रजापति गौतमी। 85 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जाता है? ठीक है, ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पे, हल्दी है, मेथिन ऑरेंज है, फिनोल्फ्थीन है और मूली है। इनमें से कौन जो है एक जो है सूचक की लाइकेन की तरह जो है यह उपयोग जो है नहीं किया जाता है? तो आपके पास इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मूली का उपयोग जो है सूचक के रूप में नहीं करते हैं। अब देखिएगा यहाँ पे अम्लों का स्वाद जो खट्टा होता है तथा यह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, जबकि क्षारकों का स्वाद क्या होता है? कड़वा होता है, यह लाल लिटमस पत्र को नीला करते हैं। लिटमस जो है एक प्रकृति क्या है? एक सूचक है। अब यहाँ बताते चलते हैं, इस प्रकार से जो हल्दी भी क्या है? एक यह सूचक है। वही बात करते हैं अम्ल और क्षारक की जांच के लिए जो सिंथेटिक सूचक होते हैं वो होते हैं मेथिल ऑरेंज होते हैं, और जबकि यहाँ पे क्या होता है? एक फिनोल्फ्थीन होता है जिसका उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन सही है। यहाँ पे चौथा क्या था? मूली जो है किसी प्रकार का जो है सूचक नहीं है, ठीक है, वो जो है लिटमस वहां पे नहीं है। ऑप्शन अब जो है क्वेश्चन 86 में है, संविधान के अनुसार भारतीय संसद के कितने अंग है? ऑप्शन दिए गए हैं 2, 3, 4 और 5। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 है। यहाँ पे 3 अंक कौन कौन से है? तो एक हो जाएगा कौन? राष्ट्रपति हो जाएगा, दूसरा कौन हो जाएगा? राज्यसभा, और तीसरा हो जाएगा लोकसभा। और बात करते हैं हम राज्यसभा की, तो राज्यसभा कौन सी सदन होती है? उच्च सदन कहलाता है, जबकि लोकसभा निचला सदन होता है। राज्यसभा में राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि होते हैं, जबकि लोकसभा संपूर्ण रूप से भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। तो आपसे प्रश्न जब पूछा जाएगा भारत इनमें से कौन सा सदन भारत के लोगों का
प्रतिनिधित्व करता है संपूर्ण रूप से, तो कौन होता है? लोकसभा होता है। जबकि राज्यसभा क्या होता है? राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व इसमें होता है। राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है और ना ही वह संसद में बैठता है, लेकिन राष्ट्रपति संसद का अभिन्न हिस्सा है। तो इस प्रकार से टोटल 3 हो गए। अगला प्रश्न है, पंजाब में हुए विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को कितने सीटें प्राप्त हुई है? ऑप्शन दिए गए 78, 85, 92 और यहाँ पे 18। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 92। हाल ही में जो चुनाव हुए थे विधानसभा चुनाव, उनमें से 117 सीट में से इन्होंने कितना सीट जीता है? 92 सीट जीता है। और अभी हाल में ही वहां के जो चुनाव हुआ था उसके बाद भगवंत मान वहां के मुख्यमंत्री बने हैं। अगला प्रश्न है, 884 के कर्ज को 4% वार्षिक दर से 4 समान किस्तों में चुकाने के लिए प्रत्येक किस्त का मान क्या होगा? ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे कैसे इसको हम सोल्व करते, चलिए आपको एक थोड़ा सा हिंट देता हूँ। मान लीजिए कि 100 रुपया का एक किस्त है, ठीक है, तो इससे कितने जो है 4 सालों के लिए, ठीक है, तो यहाँ पे 100 रुपया किस्त एक हो गया, फिर यहाँ पे दूसरा किस्त हो गया, फिर तीसरा किस्त हो गया और एक चौथा किस्त है। और यहाँ पे क्या किया जा रहा है? साल के अंत में ही इसे चुकाया जा रहा है। तो सोचिए यहाँ पे जब यह रेट कितना है, यहाँ पे 4% है। चलिए अब यहाँ पे 100 रुपया को जो है 4 सालों के बाद में, यानी 1 2 3, यहाँ पे 4 सालों के बाद में इसे चुकाया जाएगा, तो यह कितना हो जाएगा आपको? 100 गुने 104/100 गुने कितना हो जाएगा यहाँ पे 3। कहने का मतलब यह हो जाएगा 112 रुपया, ठीक है। वही जो है इस 100 रुपया को यहाँ पे चुकाया जाएगा तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे 104 गुने 2 हो जाएगा। यही रेट जो है यहाँ पे लेके चलिए तो 100 कितना हो गया? यह 8 होगा। फिर यही इसको यहाँ पे चुकाया जाएगा तो कितना हो जाएगा? 104 गुना 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे 104 हो गया। और लास्ट में 100 का किस्त है, उसी साल में चुकाया जाएगा तो कितना हो जाएगा? यह 100 का 100। अब यह तीनों को आप ऐड कर दीजिए, ठीक है। तो जो जब आप यह तीनों को ऐड करेंगे 108, 104, 100 और 112, देखिए 8 4 12 2 14 के 4 हासिल हो गया 1, और यहाँ पे 0 0, यहाँ 1 1 2 हो गया, फिर 1 2 3, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो टोटल यहाँ पे कितने हो जाए? यानी 1 1 2 3 4 ही ना होंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 424 हो गए। तो यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ पे कितना है? 424 हो गया, लेकिन यहाँ प्रश्न में कितने दिए गए हैं आपको? 548 दिए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा आपको सॉरी 848 दिए हुए हैं, ठीक है। तो जब 428 है तो किस्त की संख्या किस्त कितना है? 100 है। तो जैसे ही इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपको 848, तो 848 हो जाएगा तो किस्त की जो अमाउंट कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। इसीलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 200, अर्थात किस्त का मान कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा। इसके अलावा जो है फॉर्मूला है, फॉर्मूला के थ्रू भी आप इसे बना सकते हैं, लेकिन जो यही ट्रिक जो है इसमें सबसे आसान लगता है और बहुत ही जल्दी यह बन जाता है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ लिया गया है, जिस विवाह में एक उच्च जाति की स्त्री निम्न जाति के पुरुष से विवाह करती है उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन दिए गए है बहिर्विवाह, प्रतिलोम विवाह, अनुलोम विवाह और अंतर विवाह। अब आपको बताते चले, सारे ऑप्शन को पहले डील करते हैं। बहिर्विवाह क्या होता है? बहिर्विवाह में क्या होता है? अपने ही समूह के अंदर विवाह करना की यहाँ पे अनुमति इसमें बिल्कुल नहीं होती है। यानी अपने सामाजिक समूह के बाहर, मानते हैं एक समाज यहाँ है उसमें ये सारे लोग हैं, ठीक है, दूसरा समाज यहाँ है और इसमें ये सारे लोग हैं, तो इसमें क्या होता है? अपने सामूहिक समाज के बाहर में इसमें विवाह करने की प्रथा होती है। इसमें अपने ही समूह के अंदर ये शादी नहीं कर सकते क्योंकि समान गोत्र समान पिंड में शादी करने की प्रथा यहाँ पे नहीं है। वही बात करते हैं प्रतिलोम विवाह की, तो प्रतिलोम विवाह में क्या होता है? एक उच्च जाति की स्त्री जो होती है निम्न जाति के पुरुष के साथ विवाह करती है, तो वो होता है प्रतिलोम विवाह। और जबकि इसका जस्ट अपोजिट होता है अनुलोम विवाह। इसमें क्या होता है? एक उच्च जाति का पुरुष जो होता है या निम्न जाति के स्त्री के साथ विवाह करता है। और वही बात करते हैं अंतर विवाह क्या, तो अंतर विवाह जो है भारत में जो है सबसे ज्यादा प्रचलित है। भारत में मैक्सिमम शादियां जो है अंतर विवाह जो है पद्धति के तहत ही होता है। इसमें क्या होता है? अपने ही समूह के अंदर विवाह करने का प्रक्रिया होती है, जैसे कि एक ही कास्ट में शादी होगा, ठीक है। तो ये जो है परंपरा जो है अंतर विवाह के अंतर्गत आता है। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, आध्यात्मिक अक्षय की प्रकृति कैसी होती है? ऑप्शन दिए गए हैं अम्लीय, उदासीन, क्षारीय, सामान्य रूप पर अम्लीय और अन्यत्र क्या है?
क्षारीय। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अम्लीय। ठीक है, अधात्विक जो ऑक्साइड होता है उसकी क्या होता है, अम्लीय होता है। देखिए यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि क्या है, एक क्षारक है, यानी CaOH का होल ट्वाइस यहाँ पे क्या है, एक क्षारक है। और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके जब इसको जो CO2 के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो यह क्या करता है, एक लवण का निर्माण करता है और यह जल का निर्माण करता है। चूंकि यह क्षारक एवं अम्ल के बीच के होने वाली अभिक्रिया के समान है, अतः आधात्मिक ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति की होती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अम्लीय। अगला प्रश्न है, जनहित याचिका की अवधारणा किस देश की देन है? ऑप्शन दिए गए हैं फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन और भारत। इसका सही उत्तर हो जाएगा 91 का ऑप्शन नंबर बी, यह जो है अमेरिका की देन है। जनहित याचिका की उत्पत्ति 1960 के दशक में अमेरिका में हुई थी। इसका उद्देश्य प्रतिनिधित्व विहीन समूहों एवं हितों को वैधिक या कानूनी प्रतिनिधित्व देना था। जनहित याचिका के अंतर्गत कोई भी जनभावना वाला व्यक्ति या सामाजिक संगठन किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को अधिकार दिलाने के लिए न्यायालय जा सकता है। अगला प्रश्न है, गणतंत्र दिवस 2023 में किस देश के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि के रूप में भारत की यात्रा पर थे? ऑप्शन दिए गए हैं फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, मिस्र और श्रीलंका। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मिस्र। मिस्र के राष्ट्रपति फतेह अल सीसी, अब्दुल फतेह अल सीसी इस बार गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि के रूप में भारत में आए हुए। अगला प्रश्न यहाँ दिया हुआ है, 5x3y4z संख्या जो है 7, 11 और 13 से विभाज्य है, तब जो है x प्लस वाई माइनस जेड का मान क्या होगा, यह आपसे पूछा गया है। अब यहाँ देखिए, बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है। अब कोई भी संख्या जो 7, 11 और 13 से विभाज्य, तीनों से विभाज्य होने के लिए पहले हम क्या करेंगे, इस तीनों का हम एलसीएम निकालेंगे। जब हम 7, 11 और 13 का एलसीएम निकालेंगे तो हम पाएंगे इसका एलसीएम क्या होता है, 1001। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, 1001 ये जो संख्या क्या है, ये जो 6 डिजिट की संख्या है, ये 6 डिजिट की संख्या जो है यह इससे क्या होगा, पूर्णतः जो है विभाज्य होगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक जैसे कि 1001 है, ठीक है, इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा, 2002। ध्यान दीजिएगा, 2002। ठीक है, अब इसी को जो है हम 1001 को हम 15 से डिवाइड करेंगे तो देखिएगा यहाँ पे 15 हो गया और यहाँ पे 0 हो गया, 15 हो गया, अर्थात 15, 15, 0। यहाँ पे 2 0 था, फिर घट के कितना आ जाएगा, 1 0 आ जाएगा। और उसके बाद जो है जैसे ही इसको जो है 6 डिजिट में ले जाएंगे तो 6 डिजिट में आएगा तो इसे जब यहाँ पे आ जाएगा 2 3 4 और फिर हो जाएगा 2 3 4, अर्थात यह 3 संख्या जो है रिपीटेशन में जो है आएगा। तो अर्थात जो कहने का मतलब ये हो गया, कोई भी संख्या जो कि 6 अंकों की होगी, जब भी इससे जो है विभाज्य में होगी तो वह किस सीरीज में होगी, ए बी सी और ए बी। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे जो ऑप्शन दिए गए हैं, जो प्रश्न दिए गए 5x3y4z, कहने का मतलब है यहाँ पे इसको ए बी सी फिर इसको ए बी सी ले लीजिए, अर्थात ए का वैल्यू यहाँ पे कितने हो गए आपका 5, बी का वैल्यू यहाँ पे तो x है, लेकिन यहाँ पे मिल जाएगा ए बी 4, अर्थात x का वैल्यू यहाँ पे 4 आ गया। वही बात करते हैं सी का, तो देखिए ए बी सी का वैल्यू कितना 3 है, और वही बात यहाँ पे सी का ए बी सी अर्थात जेड है, अर्थात यहाँ पे आपको मिल गया x का वैल्यू 4, जेड का वैल्यू 3। तो यहाँ प्रश्न जो पूछा गया है कि y का भी रह गया एक वैल्यू ना, y का वैल्यू क्या है, यहाँ पे a है। चलिए, तो यहाँ पे a तो स्टार्टिंग में ही 5 बराबर a बराबर y, तो y का वैल्यू क्या आ गया आपको 5। तो जो प्रश्न में जो पूछे गए हैं वो पूछे का गया है x प्लस वाई माइनस जेड का वैल्यू क्या होगा, तो x का प्लस y का निकालेंगे तो 5 4 9, 9 में से 3 को घटा दीजिएगा तो आपका ऑप्शन आ जाएगा 6। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। ठीक है, अगर आपको जो है प्रश्न अच्छे लग रहे हैं तो आप जरूर जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। ऐसे ही प्रैक्टिस सेट, शानदार प्रैक्टिस सेट आपको जो है मिलता रहेगा। अगला प्रश्न है, राजनीति को शक्ति विज्ञान किसने कहा? ऑप्शन दिए गए मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैक्स वेबर ने राजनीति को शक्ति का विज्ञान कहा था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन दिए गए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम पेरोक्साइड। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैग्नीशियम, यानी इसको क्या लिख सकते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को MgOH का होल ट्वाइस।
इसको हम क्या बोलते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं, जिसका प्रयोग कहाँ पे होता है, पेट की जो अम्लीयता जो होता है उसको दूर करने के लिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का यूज किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत की ताजा वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक वन आवरण में वृद्धि करने वाला राज्य कौन है? आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और मणिपुर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश। सर्वाधिक वनावरण में वृद्धि करने वाले राज्य जो है आंध्र प्रदेश है। 647 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि के साथ आंध्र प्रदेश शीर्ष राज्य तथा तेलंगाना और उड़ीसा क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान। अगला प्रश्न है, उरांव जनजाति किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन दिए गए हैं, राजस्थान, झारखंड, मिजोरम और मध्य प्रदेश। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, झारखंड। उरांव झारखंड की प्रमुख जनजातियों में से एक है। इसका संबंध प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड प्रजातियों से है। ठीक है, जैसे निग्रोगायड होता है ना, तो मंगलोवायड होता है, निग्रायड होता है, उसी प्रकार से क्या होता है, ऑस्ट्रेलियाड होता है। तो ये जो है उरांव जो है जनजाति जो है, इसका संबंध किससे है, तो इसका संबंध है प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड प्रजाति से। ये जो है कड़ूख भाषा का इस्तेमाल करते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे, हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 के लिए निम्न में से किसे चुना गया है? ऑप्शन दिए गए, बद्री नारायण, दया प्रकाश मिश्रा, ऑप्शन सी में जो है रामदरस मिश्रा और ऑप्शन डी में आपको दिए गए है चंद्रशेखर, एक मिनट, यहाँ पे चंद्रशेखर को दिया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बद्री नारायण को। वही बात करते हैं हम इससे पहले 2021 में, तो 2021 में जो है दया प्रसाद सिन्हा को मिला हुआ था। यह जो है बद्रीनाथ को जो है, जो बद्री जी को दिया जा रहा है, ये किसके लिए दिया जा रहा है, तुमड़ी के शब्द जो है ये कविता संग्रह है, इसके लिए इनको प्रदान किया जाए। अगला प्रश्न है, एक्रोफोबिया का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन है, कुत्तों से डरना, ऊंचाई से डरना, बिल्ली से डरना और आंधी तूफान से डरना। फोबिया एक वर्ड होता है, अगर कहीं भी जो डर का सेंस आता है, यानी किसी भी चीज से अगर डर लगता है तो उसके लिए क्या लगाते हैं, फोबिया। जैसे कहता है ना किसी को, अरे उसको जो है एग्जाम फोबिया हो गया है, यानी एग्जाम में जाने से पहले जो है ना उसका पसीना छूटने लगता है, एग्जाम में जाने से पहले जो है मतलब बार बार जो है बाथरूम फील होता है। तो ये क्या होता है, एक फोबिया होता है, डर होता है। तो वही क्वेश्चन पूछा गया है, एक्रोफोबिया क्या होता है? तो इसका एक्रोफोबिया जो होता है, ऊंचाई से जिसे डर लगता है ना उसको बोलते हैं एक्रोफोबिया बोलते हैं। वही बात करते हैं हम कुत्तों से डरना, तो कुत्तों से जो डरना होता है वो कहलाता है शाइनोफोबिया कहलाता है। ठीक है, और वही बात करते हैं बिल्ली से डरना, तो बिल्ली से डरना जो होता है एल्यूरोफोबिया होता है। ठीक है, एल्यूरोफोबिया होता है। वही बात करते हैं आंधी तूफान से, तो आंधी तूफान जो होगा तो अस्ट्राफोबिया। अब जो है आज का अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पूछा गया है, भारतीय संविधान में मूल अधिकार का विवरण है, यानी कहाँ पे? ठीक है, भाग 2 में, अनुच्छेद 36 में, ए और बी दोनों में, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। अब देखिए, भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों का वर्णन है। ठीक है, तो भाग 3 में है, ना कि भाग 2 में है। तो भाग 3 में है कहाँ पे, अनुच्छेद जो है 12 से लेके 35 तक जो है मूल अधिकारों का वर्णन है। मूल अधिकार जो है अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। इस प्रकार से जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 3 जो है खत्म होता है। आशा करते हैं कि आप लोगों को यह वीडियो सेशन काफी पसंद लगा होगा, और हम आपसे चाहते हैं कि जो लोग भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो जल्दी ही कीजिए, क्योंकि आने वाले समय में और भी आपको अच्छे अच्छे कंटेंट मिलेंगे। और जैसे ही, आपको बार बार कह रहा हूँ, जैसे ही 10 के सब्सक्राइबर पूरे होंगे, साइंस के लिए जो है क्लासेज स्टार्ट हो जाएगी यूट्यूब पे। और अभी जो है आपको जो है प्रतिदिन जो है डेली करंट अफेयर जो विजय सीरीज के तहत दिया जा रहा है। तो तब तक के लिए हम, आज के लिए हम विदा लेते हैं, अगले वीडियो सेशन में मिलेंगे। धन्यवाद।